हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चैन सिंह बेसवा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रियांस इंग्लिश क्लासेज पर। साथियों, आज की क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। साथियों, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एट्रीब्यूट और पार्टिसिप के बारे में, एक बार थोड़ा सा पुनः एक्सप्लेन कर देता हूं। एट्रीब्यूट सब्जेक्ट के बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है, उनको कहते हैं। एट्रीब्यूट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। सर, पार्टिसिप की बात करें तो पार्टिसिप सब्जेक्ट के बाद प्रपोजिशन जोड़ करके आता है, उनको हम पार्टिसिप कहते हैं। पार्टिसिप का दूसरा नाम भी दिया सकारा अपने एजेंट। साथियों, इसी चैप्टर को हम थोड़ा और डिटेल से पढ़ते हैं, वही सेंटेंस एनालिसिस को देखिएगा। सर, सेंटेंस एनालिसिस। तो सर, मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखूंगा और उन सेंटेंस में आपको वही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। सरकार, एक बार मैं आपका थोड़ा सा समय लूंगा। कल मुझे एक भाई का फोन आया था कि सर, आपने कहा था कि एट्रीब्यूट सब्जेक्ट के बाद में आता है, लेकिन सब्जेक्ट के पहले भी आ सकता है। सरकार, कब बिल्कुल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? एक चीज हम इसके बारे में समझेंगे। साथियों, दो कंडीशंस होती है, एक तो किसी चीज को मान लेना, एक किसी चीज को जान लेना। अगर हम किसी चीज को मान लेंगे तो बात वहीं पर रफा दफा हो जाएगी, बिल्कुल कोई समस्या ही नहीं है आगे। अगर हम किसी चीज को जान लेंगे साथियों, तो वो लाइफ टाइम हमारा साथ देगी और हमारे नॉलेज में लाइफ टाइम इंक्रीजमेंट करेगी। इसलिए साथियों, हमें किसी भी चीज को जानना चाहिए, ना कि मानना चाहिए। देखिएगा, एक मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि एट्रीब्यूट सब्जेक्ट के पहले आता है या बाद में आता है। मैंने कल जो एग्जाम्पल लिखाया था वही एग्जाम्पल लेते हैं हम। माधुरी दी फाइनेस्ट एक्ट्रेस विल ज्वाइन द हॉलीवुड। साथियों, इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो माधुरी सब्जेक्ट हो गया सर, द फाइनेस्ट एक्ट्रेस क्या हुआ? एट्रीब्यूट हुआ। ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, मेन वर्ब हुई और ऑब्जेक्ट हुआ। अब सब बात आती है कि एट्रीब्यूट सब्जेक्ट के पहले आता है या बाद में आता है। सर, मैं कहूं कि एट्रीब्यूट को हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, इसका विस्तार कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे विस्तार? अगर मैं माधुरी के बाद में इसका एक्सपेंड करूं इसको, तो माधुरी हु इज द फाइनेस्ट एक्ट्रेस। हो गया, हमने बाद में एट्रीब्यूट लगाया और इसको हम एक्सपेंड, मैंने कहा आपसे कि एट्रीब्यूट को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड किया, माधुरी हु इज द फाइनेस्ट एक्ट्रेस। भाई बिल्कुल सही है, कोई अर्थ में कोई समस्या है, मीनिंग में कोई भी समस्या नहीं है, इसलिए बैक बिल्कुल सही है। अगर हम इसको फाइनेस्ट एक्ट्रेस यानी एट्रीब्यूट को पहले रख के चलते हैं तो माधुरी को यहां पे रखते हैं। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो द फाइनेस्ट एक्ट्रेस हु इज माधुरी, क्या होगा इसका एक्सपेंड? हु इज माधुरी, द फाइनेस्ट एक्ट्रेस हु इज माधुरी। अब साथी, मुझे आप ही बता दीजिए, ये सही है या पहले वाला मीनिंगफुल था? मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस के अंदर कंप्लीट मीनिंग और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स सही होना चाहिए, वही सेंटेंस है। इसलिए सरकार, इससे ये प्रूफ होता है कि एट्रीब्यूट केवल और केवल सब्जेक्ट के बाद आता है। सर, कभी भी ये गलती मत कर देना कि सब्जेक्ट से पहले एट्रीब्यूट रख दें। चलो साथियों, थैंक्स। ऐसी समस्या है तो हमें बिल्कुल पूछना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए माइंड में। आगे इसी सेंटेंस, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। सर, मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखूंगा और उनमें हम आइडेंटिफाई करेंगे। सेंटेंस एनालिसिस को आज यहीं पर खत्म करेंगे और कल मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है पार्ट ऑफ स्पीच वो लेके आऊंगा। सरकार, बिल्कुल भी एक भी वीडियो मिस नहीं करनी है, रेगुलर क्लास अटेंड करनी है। मेरा मानना है कि आप मेरी क्लास रेगुलर अटेंड करोगे तो आप अंग्रेजी के अंदर एक बहुत ही अच्छी स्थिति को प्राप्त कर लोगे।
सरकार हम शीघ्र ही आप आने वाले कुछ ही दिनों में रीड का बैच भी रियांस इंग्लिश क्लासेस पर शुरू करने वाले हैं, इसलिए नो टेंशन, घर बैठे फ्री में सब चीज पढ़िए। मैं सेंटेंस लिख रहा हूं आपके सामने, उनमें आप आइडेंटिफाई करोगे। तो मैंने कहा पहला सेंटेंस, संजीव इज ए नाइस डॉक्टर। मोहन इज ए गुड प्लेयर। शी गेव मी 10,000 rupees। They offered guest main dishes। Mr. Gupta, the professor, will take his responsibility। साथियों, मैंने आपकी स्क्रीन पर 5 सेंटेंस लिखे। इन सेंटेंस को हम शुरू से आइडेंटिफाई करेंगे। पहले सेंटेंस में देखेंगे संजीव इज ए नाइस डॉक्टर। संजीव क्या हुआ सर? सब्जेक्ट हुआ। बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, आसानी से आपने पहचान लिया सर। संजीव सब्जेक्ट है सर। इज की हम बात करें, इज वर्ब है सर। बिल्कुल सही बात है। अगर हम कहें तो इज को स्टेटिक वर्ब कह सकते हैं। फिलहाल स्टेटिक वर्ब को हम नेक्स्ट क्लासेज में डीपली पढ़ेंगे सर, स्टेटिक वर्ब। अब बात आती है सर, नाइस डॉक्टर क्या है? नाइस डॉक्टर सब्जेक्ट है, वो सॉरी ऑब्जेक्ट है या नहीं? तो सर हमारे सामने एक स्थिति पैदा होती है। हम इस सेंटेंस को देखते हैं कि संजीव इज ए नाइस डॉक्टर। कहीं जो ये नाइस डॉक्टर है वो सब्जेक्ट की बात तो नहीं कर रहा है। अब देख के बताइए मुझे कि कहीं पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति के बारे में बात तो नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल हम देखेंगे संजीव इज ए नाइस डॉक्टर। संजीव एक अच्छा डॉक्टर है। और अच्छा डॉक्टर कौन है सर? संजीव है। संजीव कौन है? अच्छा डॉक्टर है। तो एक डेफिनेशन तैयार होके आती है सर। इस डेफिनेशन को माइंड में नोट कर लीजिए। ऑब्जेक्ट की जगह लिखा सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। एक बार रिपीट कर देता हूं। ऑब्जेक्ट की जगह लिखा सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ऑब्जेक्ट कतई नहीं कह सकते इसको। तो ए नाइस डॉक्टर क्या है सरकार? यहां पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सर एक लॉजिक और तैयार किया हमने। देखो जी, सबसे पहले आता तो क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्ट की जगह पे सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आ जाता है। आई बात समझ में? यानी जब ऑब्जेक्ट की जगह लिखा शब्द सब्जेक्ट के बारे में हमें बताए, अर्थात ऐसे समझो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति के बारे में बताएं, तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। इस सेंटेंस में और देखते हैं हम इसको। मोहन सब्जेक्ट हुआ सर, इज वर्ब हुई, ए गुड प्लेयर, ए गुड प्लेयर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। हम देखेंगे कि मोहन अच्छा प्लेयर है और जो अच्छा प्लेयर है वो ही कौन है? मोहन है। इसलिए सरकार ये भी क्या है? एक बार बोल के सुना दीजिए सर। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसको बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। आगे हम चलते हैं थर्ड सेंटेंस पे। सी सब्जेक्ट हुआ सर और वर्ब हुई, मी ऑब्जेक्ट। सर ये भी क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। इसमें तो सर दो ऑब्जेक्ट हैं।
समस्या आई। अब इस ऑब्जेक्ट को भी ऑब्जेक्ट कहेंगे, इसको भी ऑब्जेक्ट, क्या इनका कोई और भी नाम हो सकता है? तो सर बिल्कुल, इसका भी ऑब्जेक्ट की भी अपनी कैटेगरी होती है। इसको हम डिफाइन करने के लिए इस तरीके से पढ़ेंगे सर। यूं तो जी सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट को भी दो कैटेगरियों में डिवाइड कर सकते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वैसे तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है सरकार, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन ऑब्जेक्ट की भी अपनी पार्ट होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अब सर बात आती है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। तो सर हम कहें आपसे कि जो ऑब्जेक्ट वर्ब के लिए काम करे, किससे रिलेटेड हो, वर्ब से, किससे, वर्ब से, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जो सब्जेक्ट के लिए इंफॉर्मेशन तैयार करे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब सेंटेंस पे आते हैं, सी गेव मी 10,000 रुपीज। वर्ब को पकड़ो सरकार, सबसे पहले वर्ब है अपनी गेव, और गेव का रिलेशन किससे है, मी से या 10,000 रुपीज से। और दिया, गेव एंड दिया, अब क्या दिया सर, मुझे या 10,000 रुपीज? बिल्कुल सर 10,000 रुपीज, तो इसलिए ये तो होगा सरकार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये मी सब्जेक्ट के लिए इंफॉर्मेशन तैयार करता है, इसलिए इसे कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सब बात आई समझ में कि सब ऑब्जेक्ट की भी कैटेगरी होती है। ऑब्जेक्ट दो पार्ट में होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो वर्ब से रिलेटेड होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट के लिए इंफॉर्मेशन तैयार करता है। नेक्स्ट सेंटेंस में और समझते हैं इसको। दे ऑफर्ड गेस्ट मेनी डिशेज, तो इसको आइडेंटिफाई करते हैं। दे सब्जेक्ट हो गया सर, ऑफर्ड वर्ब हो गई, गेस्ट ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये भी ऑब्जेक्ट हुआ। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा, एक बार बोल दीजिए सरकार। ऑफर्ड की हम बात करें वर्ब की, तो वर्ब ऑफर क्या किया, गेस्ट किया, या मेनी डिशेज, तो आपका आंसर आएगा मेनी डिशेज। इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सर। कोई समस्या किसी को? नेक्स्ट सेंटेंस बिल्कुल आसान सा है, इसमें किसी को भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। सब्जेक्ट हुआ द प्रोफेसर, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन को सर आपने क्या नाम दिया, एट्रीब्यूट। इसलिए ये एट्रीब्यूट है, ये मिस्टर गुप्ता सब्जेक्ट हुआ, विल हेल्पिंग वर्ब है, टेक मेन वर्ब है, हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्जेक्ट है। यहां तक किसी कोई समस्या तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, फोन करके भी मुझसे किसी भी समस्या का समाधान पा सकता है। साथियों बात थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंपलसरी होता है? बोलो हाँ या ना। किसी भी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंपलसरी होता है, हाँ या ना? कंपलसरी की जब बात आती है तो कंपलसरी किसको कहते हैं, जिसके बगैर काम नहीं चले, वही तो होता है कंपलसरी। तो बताओ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंपलसरी होता है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंपलसरी होता है सेंटेंस में? इसको भी वही बात मान लेना और जान लेना। अगर मैं कह दूं आपसे सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंपलसरी होता है, मैं कह दूं सर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंपलसरी होता है, आप मान के छोटे जो 10th लेवल के बच्चे होते हैं, जो भी टीचर ने लिखा दिया वो सही है, उसको देखते नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करते, उस पर मनन नहीं करते कि सर ने गलत पढ़ाया सही पढ़ाया, जो भी पढ़ा दिया उसको मान करके लिख दिया, सही है तो सही, गलत है तो गलत। लेकिन आपको मानना कम और जानना ज्यादा चाहिए। इसको भी हम प्रूफ करते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंपलसरी होता है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंपलसरी होता है।
एक बार इस सेंटेंस की हम बात करें, सी गेव मी 10,000 रुपीज, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैं हटा लेता हूं, बचा क्या हमारे सामने, सी गेव मी, सी गेव मी। अब सर आपको हंसी आएगी, सी गेव मी यानी मैंने आपको फिर कह रहा हूं, फिर बता रहा हूं, सेंटेंस के अंदर कंप्लीट मीनिंग बहुत आवश्यक होता है, इसलिए बिना 10,000 रुपीज के इस अर्थ का अनर्थ हो रहा था, इसलिए हम कह सकते हैं किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंपलसरी होता है सरकार, ये कंपलसरी होगा सर। फ्रेंड्स एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैंने आज आपको दो चीज सिखाई है, एक तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैं कहूंगा आपसे कि ऑब्जेक्ट की जगह लिखा सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है सर, यानी कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति के बारे में बताएं तो वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है। एक बात बताई सर मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, यानी ऑब्जेक्ट की दो कैटेगरी होती है, एक को डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब से रिलेटेड होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के लिए इंफॉर्मेशन तैयार करता है। और सर एक चीज और बताई मैंने आपको, किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंपलसरी होता है सरकार। यहां तक की वीडियो आप बिल्कुल अच्छी तरह से देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, और साथ ही मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल रियांश इंग्लिश क्लासेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही मैं एक अपील भी कर देता हूं, इस समय हमारा देश ही नहीं पूरा संसार कोरोना महामारी से बुरी तरह से जूझ रहा है, इसलिए सरकार आपका, हमारा, हम सबका ये दायित्व बनता है कि गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी एडवाइजरी या गाइडलाइंस में इश्यू की जा रही है हमें उनका फॉलो करना चाहिए, और जो गरीब बेसहारा जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनकी यथाशक्ति जितना हमारे से हो सके अपनी मदद करनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, आज के लिए यहीं तक, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।